अगर आपका होम लोन, बिजनेस लोन या कोई दूसरा एलिजिबल लोन चल रहा है और आपको लगता है कि आपकी ईएमआई या इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा है, तो क्या आप अपना पुराना लोन किसी दूसरे बैंक या एनबीएफसी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? जी हाँ, कुछ एलिजिबल केसेस में लोन बैलेंस ट्रांसफ़र एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सवाल है, बैलेंस ट्रांसफ़र क्या होता है? लोन दूसरे लेंडर में ट्रांसफ़र कैसे होता है? इंटरेस्ट रेट कम होने से कितना फ़ायदा हो सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हर बार लोन ट्रांसफ़र करना फ़ायदेमंद होता है? आज इस पर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं क्रेडिट ट्रस्ट फाइनेंस। आज हम आसान भाषा में समझेंगे लोन बैलेंस ट्रांसफर क्या है और पुराना लोन ट्रांसफर करने से पहले किन 7 बातों को जरूर समझना चाहिए। नंबर 1, बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है? मान लीजिए आपका लोन अभी किसी बैंक या एनबीएफसी से चल रहा है। कुछ समय बाद आपको किसी दूसरे लेंडर से बेहतर टर्म्स मिल सकती है। ऐसी स्थिति में अगर आप एलिजिबल है तो आपका आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट नए लेंडर द्वारा टेक ओवर किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को आमतौर पर लोन बैलेंस ट्रांसफर कहा जाता है। लेकिन यह ऑटोमेटिक ट्रांसफर नहीं होता। नए लेंडर को अपनी प्रोफाइल और लोन की एलिजिबिलिटी को अपने नियमों के अनुसार एसेस करना होता है। सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखकर ट्रांसफर मत कीजिए, यह सबसे बड़ी गलती है। मान लीजिए आपका एग्जिस्टिंग लोन 10% पर चल रहा है और दूसरा लेंडर आपको 9 का रेट ऑफर कर रहा है। सुनने में तो 1% का फायदा लगता है, लेकिन आपको यह भी देखना होगा प्रोसेसिंग फी कितनी है, लीगल या वैल्यूएशन चार्जेस है या नहीं, इंश्योरेंस या दूसरे एप्लीकेबल चार्जेस क्या है, और लोन की टेनर कितनी होगी, और पूरी रिमेनिंग टेनर एक्चुअल सेविंग कितनी होगी। यानी सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं, नेट सेविंग देखना जरूरी है दोस्तों। नंबर 3, एक आसान एग्जांपल से मान लीजिए आपके पास पुराने लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 30 लाख रुपए और आपका एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट है 10%। दूसरा लेंडर आपको एलिजिबल होने पर 9% की रेट ऑफर करता है। अब पहली नज़र में लगता है कि आपको फायदा होगा, लेकिन अगर ट्रांसफर के लिए कुछ एप्लीकेबल चार्जेस 50,000 या 1 लाख हो जाए तो आपको यह कैलकुलेट करना होगा कि इंटरेस्ट रेट सेविंग और उस चार्जेस से ज़्यादा है या नहीं। इसलिए रेट डिफरेंस प्लस रिमेनिंग टेनर प्लस आउटस्टैंडिंग लोन प्लस ट्रांसफर कॉस्ट, इन सभी को साथ में देखना चाहिए। नंबर 4, रिमेनिंग टेनर बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके लोन की अभी सिर्फ 2 साल की टेनर बाकी है। ऐसे में सिर्फ थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम होने के चक्कर में बैलेंस ट्रांसफर करना हमेशा बेनिफिशियल हो यह जरूरी नहीं। दूसरी तरफ आप लोन को काफ़ी लंबी टेनर बाकी और आउटस्टैंडिंग अमाउंट को सिग्निफिकेंट और इंटरेस्ट रेट डिफरेंस इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए बैलेंस ट्रांसफर का फायदा हर ब्रोवर के लिए अलग हो सकता है। नंबर 5, क्या लेंडर भी आपकी प्रोफाइल चेक करेगा? बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा लोन पहले से चल रहा है और दूसरा बैंक मुझे ऑटोमेटिकली लोन दे ही देगा। ऐसा जरूरी नहीं है। नया लेंडर आपकी करंट प्रोफाइल को अपनी एप्लीकेबल पॉलिसी के अनुसार एसेस कर सकता है, जैसे इनकम, एग्जिस्टिंग ईएमआई, क्रेडिट प्रोफाइल, रीपेमेंट हिस्ट्री, बैंकिंग, लोन आउटस्टैंडिंग, और अगर प्रॉपर्टी पैक्ट लोन है तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और वैल्यूएशन भी रिलीवेंट हो सकते हैं। इसलिए बैलेंस ट्रांसफर भी एक नया क्रेडिट असेसमेंट प्रोसेस हो सकता है। नंबर 6, बैलेंस ट्रांसफर से ईएमआई कम हो सकती है, लेकिन सावधान। मान लीजिए आपका नया लेंडर आपको कम इंटरेस्ट रेट देता है और आपकी ईएमआई कम हो सकती है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर ईएमआई कम करने के लिए आपने टेनर काफ़ी बढ़ा दी तो मंथली ईएमआई तो कम हो सकती है, लेकिन टोटल इंटरेस्ट आउटगो बढ़ सकता है। इसलिए सिर्फ यह मत देखिए मेरी ईएमआई कितनी कम हुई, यह भी देखिए पूरे लोन में मुझे कुल कितना पैसा रीपे करना होगा। नंबर 7, सबसे इंपॉर्टेंट, पहले अपनी एग्जिस्टिंग लेंडर से बात करें। अगर आपको दूसरे लेंडर से कम रेट का ऑफर मिलता है तो तुरंत ही ट्रांसफर करने से पहले अपने एग्जिस्टिंग लेंडर से बात करना यूजफुल हो सकता है। कभी कभी एग्जिस्टिंग लेंडर एप्लीकेबल टर्म्स के अनुसार बेहतर रेट या रीस्ट्रक्चरिंग रिलेटेड ऑप्शन को ऑफर कर सकता है। अगर एग्जिस्टिंग लेंडर के साथ सूटेबल टर्म्स मिल जाए तो पूरे ट्रांसफर प्रोसेस करने की जरूरत कम हो सकती है। लेकिन फाइनल डिसीजन आपकी सिचुएशन और अवेलेबल ऑफर्स कंपेयर करने के बाद ही लेना चाहिए। बैंक्स और बैलेंस ट्रांसफर कब कंसीडर किया जा सकता है? एग्जाम्पल के लिए आपका लोन अभी काफ़ी आउटस्टैंडिंग बाकी है, आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री अच्छी है, आपकी करंट फाइनेंशियल प्रोफाइल ठीक है, आपको दूसरे लेंडर से मेटेरियली बेटर इंटरेस्ट रेट या टर्म्स मिल रहा है, और ट्रांसफर के सभी एप्लीकेबल चार्जेस निकलने के बाद भी आपकी नेट सेविंग मीनिंगफुल है। ऐसी स्थिति में बैलेंस ट्रांसफर कंसीडर किया जा सकता है। बैलेंस ट्रांसफर के पहले 7 सवाल जरूर पूछें। मेरा करंट आउटस्टैंडिंग लोन कितना है?
पुराने लोन की रिमाइनिंग टेनर कितनी है, नए लेंडर का एक्चुअल इंटरेस्ट रेट और बेंचमार्क स्ट्रक्चर क्या है, प्रोसेसिंग और दूसरे एप्लीकेबल चार्जेस कितने हैं, ट्रांसफ़र के बाद ईएमआई कितनी होगी, टोटल रीपेमेंट कितना होगा, ट्रांसफ़र करने के बाद मेरी वास्तविक नेट सेविंग कितनी होगी। अगर इन सवालों का जवाब आपके पास है तभी सही कंपैरिजन करना आसान होगा। किस लोन में बैलेंस ट्रांसफ़र देखने को मिल सकता है। बैलेंस ट्रांसफ़र की अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट और लेंडर की पॉलिसी पर डिपेंड करती है। कुछ केसेस में होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बैलेंस रिलेटेड सिक्योर्ड फैसिलिटीज या अनएलिजिबल लोन प्रोडक्ट में ट्रांसफर टेक ओवर ऑप्शन हो सकते हैं। हर लोन के लिए टर्म्स और एलिजिबिलिटी अलग हो सकती है, इसलिए स्पेसिफिक लोन प्रोडक्ट की कंडीशन पहले समझना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों, आज का फाइनल मैसेज है, लोन बैलेंस ट्रांसफर सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी दूसरे लेंडर ने कम इंटरेस्ट रेट बताया है। आपको पूरी कैलकुलेशन करना चाहिए। आउटस्टैंडिंग लोन प्लस रिमेनिंग टेनर प्लस न्यू रेट चार्जेस और ईएमआई प्लस टोटल रीपेमेंट प्लस नेट सेविंग, इन सभी को देखकर डिसीजन लेना ही बेहतर होगा। और हमेशा याद रखिए, कम इंटरेस्ट रेट दिखना और वास्तव में पैसे बचाना दोनों हमेशा एक बात नहीं होती। अगर आप होम लोन, बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, लैब, कैश क्रेडिट, गोल्ड लोन, टॉपअप लोन या बैलेंस ट्रांसफर के बारे में इंफॉर्मेशन गाइडेंस चाहते हैं तो क्रेडिट ट्रस्ट से जरूर ही संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट और फाइनेंशियल प्रोफाइल के बारे में बात कर सकते हैं। अवेलेबल लोन ऑप्शन, लेंडर की एप्लीकेबल पॉलिसी और आपकी इंडिविजुअल प्रोफाइल पर डिपेंड करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं दिलीप सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो में 30 डे लोन प्रोग्राम के अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।